पता चलता कि ऐसे आप बाबा के योगी बच्चे हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं। क्योंकि वो जो स्टेबिलिटी होती है योग की, वो जल्दी में ही परख सकते हैं। हिलना जुलना भी नहीं, तुरंत दिल को एकाग्र होकर के बाबा की याद में बैठे। हर स्थान पर, विदेश चाहे देश में, जहाँ जहाँ बाबा के बच्चे होते हैं, उस पर बहुत गहराई से वो प्रैक्टिस भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं। और पिछले साल से इसी को ही टॉपिक को उठा करके जो टीचर्स का संगठन होता है जूम पर हर मास, मेरी दीदी और हमारा, तो हम इसी का ही टॉपिक उठा करके लेते हैं। और उसमें भी कई प्रकार के लोगों के जो टीचर्स के जो प्रश्न होते हैं प्रैक्टिकल जीवन के संबंध से, तो उसमें भी अनेकों को फायदा होता। तो ये जो आप सेवा कर रहे हैं बहुत वर्षों से, परंतु अभी मैं समझती हूँ उसका अधिक महत्व हो गया है जी। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद फिर न सिर्फ विदेश का, न सिर्फ भारत के टीचर्स का, फिर ये भी शुरू हुआ कि हम विदेश में भी सब टीचर्स का संगठन इसी तरह से रखें। तो उसको मैं समझी शायद 4-5 मास ही हुए हैं, परंतु वो भी बहुत अच्छी तरह से चलता है। और उसमें भी इंडिया के तो टीचर्स मुझे बहुत कहते हैं कि उनको बहुत प्राप्ति हो रही है, परंतु विदेश में भी थोड़े समय से ही जब से चालू हुआ है, उससे भी अनेकों को बहुत प्राप्ति होती है। और उसमें जो भाई साहब ये कह रहे हैं कि अभी जो समय चल रहा है, वो जो मालूम है आने वाला समय किस प्रकार से होगा, लोगों के लिए तो आश्चर्य की बात है, ब्राह्मणों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब मुझे याद है कि 1969 में मैं वापस लंदन गई थी, मुझे मन नहीं था लंदन जाने का, डर होता था क्योंकि वहाँ सेंटर नहीं था, तो पेरेंट्स के पास ही जाके घर में रहना था। तो बाबा बहुत अंडरलाइन करके मुझे वापस भेजा। तो उस समय जब मैं ये चित्र अपने साथ, तो वहाँ भी रोशनी बहन के पास थे, तो मैं एक इंडिया का ही भाई था, और वो था उस समय जो अपना हिंदू मंदिर है लंदन में, उस समय एक था। आजकल तो अनगिनत हिंदू मंदिर हो गए हैं लंदन और साथ साथ सारे यूके के अंदर, परंतु उस समय एक ही लंदन में ही था। तो वो भाई ये चित्र देख करके कहता है कि इसमें चाइना क्यों नहीं दिखाया गया है। तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया, क्योंकि मुझे ज्ञान में कितना समय चलते हुए हुआ था, बहुत शॉर्ट टाइम। तो जो मुझे यहाँ तक पता था वो मैंने उसको बताया कि ये तो मनुष्य ने नहीं बनाई है, ये तो साक्षात्कार के आधार से बनी है, और भारत बीच में किसी भी पक्ष में नहीं आ रहा, ये भारत की सेफ्टी है। क्योंकि बाबा ने ये भी बताया है कि भारत के ऊपर न्यूक्लियर वॉर का असर नहीं होगा। तो मेरे से पूछते थे कैसे, तो मैं उन लोगों को कहती थी कि आप देखो कि 3 तरफ तो सागर है और एक तरफ तो हिमालय पर्वत है, तो उससे शायद सेफ्टी होगी। कहने का मतलब कि कोई भी कारण से भारत में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का असर नहीं, जो बाबा ने बताया है। बाकी हाँ, सिविल वॉर, उसकी भी निशानियाँ, बीच बीच में आग भड़क उठती है, फिर थोड़ी शांत हो जाती है, परंतु उसके चिन्ह तो सब तरफ नजर आते ही हैं भारत में। और फिर साथ साथ कुदरती आपदाएं, जितनी भारत की पॉपुलेशन है और जितना इस धरनी तो क्या सारी ही प्रकृति ने हम सबको पालना दी है इतने हजारों वर्षों की, कोई और धरनी ने इस तरह से पालना नहीं दी है। कहाँ कहाँ तो 200 वर्ष, कहाँ 300 वर्ष, या कहाँ कुछ सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो गई, फिर बाद में दूसरे आए,
मतलब अलग लिखा है, परंतु वो सब द्वापर के बाद। भारत की इस धरनी ने हमें किस तरह से प्यार से संभाला है, वो तो 5000 वर्ष की कहानी बता दी। परंतु आज पानी, आप सोचो कि कहते हैं कि थोड़े समय के अंदर ही जो इतने बोरवेल्स बने हैं, और किसी भी देश में जहाँ मैं जाती हूँ इतनी बोरवेल्स नहीं होती हैं। पहले ही मैंने सुना था बोरवेल की सिस्टम भारत में ही सुना था। तो एक तो पानी की बात, दूसरा फिर दूषित हवा। बीच बीच में जो गर्मियों के दिन आते हैं, अभी तो अप्रैल शुरू हुआ आज, परंतु मई मास तक आप सोचो कि गर्मी कहाँ तक पहुँचेगी। परंतु उसके साथ साथ जो हवा है कितनी टॉक्सिक, बिल्कुल केमिकल्स आदात सब। तो भारत में अभी से ही चिन्ह नजर आ रही है कि प्राकृतिक आपदाएं बहुत जबरदस्त आएंगी। तो मैं क्यों ये बैकग्राउंड थोड़ा सुना रही हूँ, क्यों? क्योंकि संख्या भी उनके पास इतनी है। अभी भी जहाँ पर चंडीगढ़ में थी, जो मेन सेंटर है, उनको बिल्कुल मना करना पड़ा कि जब सारे परिवार वाले शादी के लिए आए थे, समर्पित समारोह हो रहा था, सबको कहा गया प्लीज आप मत आना, क्योंकि अभी ही इतनी रजिस्ट्रेशंस है, जो ये हॉल तो पूरा भर जाएगा। तो हम आप लोगों को मना वैसे करना नहीं चाहिए, पर उनको करना ही पड़ रहा है, क्योंकि जो संबंधी आए हैं कहीं तो दूर दूर से भी आए थे, उनको हमको पहले ज़रूर बिठाना होगा। तो ज़रूरत के अनुसार भी वो मैं कहेंगी, परंतु कुछ भी कहो, सेवाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जा रही है, जो बाबा ने शुरू से ही कहा था। परंतु जो बीच में मैं समझती जनवरी मास में जो कर्मातीत के पॉइंट्स चले थे, उसमें कितनी बारी बाबा ने ये शब्द याद दिलाया है कि साकार बाबा ने कभी भी सेवा छोड़ के ये नहीं कहा कि बस मुझे एक कोने में, एक कमरे में बैठ करके योग करना है। बाबा ने अपनी ऐसी स्थिति बनाई जो सेवा करते भी बिल्कुल योगी जीवन। जो मैंने बहुत बाबा को देखा वो था मॉनसून के टाइम, जबकि ज़्यादा संख्या नहीं होती थी। तो उन दिनों में तो मॉनसून टाइम पर भी आता था और ज़बरदस्त मॉनसून होता था, जो 4-5 दिन तक तो सूर्य नजर ही नहीं आता था। आजकल कब कब होता है, सदा नहीं होता। वहाँ उस समय तो कांस्टेंट ऐसे ही चलता था मॉनसून में 68 में। तो उस समय मैंने खुद देखा कि वैसे तो मॉनसून्स में 30 लोग थे मधुबन निवासी, और फिर जब जून मास में मैं आई 68 में, उस समय तो करीब 200 थे बाबा के बच्चे। हिस्ट्री हॉल था, बाकी तो और स्थान नहीं थे। तो हिस्ट्री हॉल में भी 200 बाहर वाले मेहमान और बाकी मधुबन निवासी। और उस समय मधुबन निवासियों की संख्या भी और सेवादारियाँ भी मैं समझती वो बुलाते रहती थी उस समय भी। परंतु उस समय बिल्कुल फुल हाउस लगता था, और बाबा का टाइम टेबल पूरा ही दिन व्यस्त रहता था, चाहे पार्टी से मिलना, चाहे व्यक्तिगत रीति से मिलना, और फिर सवेरे शाम तो क्लास। एक बार ऐसे था जो हम झोपड़ी में बैठे थे और दादी मुझे अपने साथ ही ले चली, तो मैंने देखा कि बाकी तो और सब बड़े बड़े महारथी है, परंतु उनकी डिस्कशन चल रही थी योग के ऊपर। और फिर बाबा आकर पहुंचे। बाबा ने बताया था कि बाबा भी आएंगे, तो बाबा ने उस समय भी बस आते ही ऐसी दृष्टि दी जैसे कि कोई बहुत पावरफुल योग भट्टी कुछ घंटों की चली हो। हम लोगों की तो चर्चा चल रही थी, मैं तो सुनने वाली थी, ज़्यादा बोलने का तो मेरा अनुभव ही नहीं था जो मैं बोलूं, परंतु चर्चा चल रही थी और बाबा के आने से ऐसे शक्तिशाली वातावरण, तुरंत 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद नहीं, बस तुरंत ही बाबा ने इतना शक्तिशाली वातावरण बना दिया।
और सचमुच बाबा की दृष्टि थी बिल्कुल पावरफुल, जो आत्मा को उड़ा ले। तो बाबा ने लास्ट तक सेवाएं भी की। वो तो आप कहानी भी जानती हैं कि रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक बाबा ने मुरली चलाई और फिर दरवाजे पर खड़े होकर के ये मंत्र दिया। तो वो मुरली में लिखत में नहीं है, परंतु दादी जी का अनुभव में पढ़ रही थी एक बारी। तो दादी जी बता रही कि खड़े होकर के फिर बाबा दरवाजे पर ही हिस्ट्री हॉल में बहनों की तरफ का बाबा ने ये मंत्र दिया, निराकारी निरंकारी निर्विकारी। और फिर बाबा ने कहा बाबा छुट्टी लेते। कहने का मतलब कि लास्ट मिनट तक भी बाबा को बच्चों का ख्याल। बाबा ने बच्चू दादी को कह दिया था कि सवेरे बाबा मुरली नहीं चलाई तो आज की डेट में बच्चे सोचेंगे कि बाबा को क्या हो गया, मुझे शाम को मुरली ज़रूर चलानी है। तो जल्दी बेल लगवाया भोजन का, फिर बाबा 8 बजे ही आ गए, 8 से 9। तो लास्ट तक भी मुरली चलाकर आधे घंटे के बाद आत्मा उड़ के गई। तो हम लोग भी, तो ये जो बाबा एग्जाम्पल अव्यक्त मुरलियों में जिसमें से कर्मातीत स्थिति की बात आती थी, बाबा बार बार हमें याद दिलाते थे। जैसे आज भी बाबा बता रहे थे, पाप कर्म कैसे बनता, पुण्य कर्म कैसे होता। देवभान आया तो जरूर कुछ न कुछ गलत सोच, गलत बोल, किसी को देखना, ये सब बातें। और पुण्य कर्म देही अभिमानी स्थिति, बाबा की याद, तो उस आधार पर फिर वो भी इतना श्रेष्ठ कर्म चलता। और बाबा की मुरली सब सुनते हैं, तो ऐसे नहीं कि उनको जानकारी नहीं है, परंतु वो धारणा हो, वो उस तरह से योग का अभ्यास हो। जब दादी ठीक थी, ग्रुप से मिलती रहती थी, तो कोई ग्रुप के साथ बैठी थी दादी के साथ, तो यहाँ ही शांतिवन में अपने कमरे में ही, बाहर का हॉल तो शायद तब तक बना ही नहीं था, परंतु अपने कमरे में ही जो मेन कमरा है, तो दादी ने कहा कि मधुबन को एक वरदान मिला हुआ है कि जो भी आती है वो यहाँ से प्रेरणा लेकर के ही जाते हैं। मानो कि किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, वो यही देखेंगे कि सभी योग युक्त होकर के सेवाएं दे रही है, उनको और कुछ नजर ही नहीं आएगा, तो प्रेरणा लेकर के जरूर जाती हैं। परंतु उन लोगों को कुछ भी कहने से वो जल्दी स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे बाबा ने बताया उस दिन की कारण, वो हमेशा कुछ न कुछ कारण देख करके, बहाना देख करके अपने को एक्सक्यूज करने चलेंगे। परंतु जब उनके सामने ऐसी आत्माएं हैं, चाहे बहनें चाहे भाई, जो सचमुच जो बाबा की श्रीमत है, जैसे बाबा चाहते हैं कि हमारी धारणा हो, प्रैक्टिकल वो देखे कि ये सब भी सेवा में भी है, सेवा में भी कोई ऐसे नहीं कि वो पीछे हटती हैं, हाजिर है, परंतु साथ ही साथ उनकी धारणा कैसे, और सबसे बड़ी बात उनकी योग की स्थिति कैसे, तो कार्य करते भी योग की स्थिति बनी रहे, उससे सबको प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। बाकी हाँ, जो एक्स्ट्रा योग हम करते हैं, 1 घंटा 5 घंटा जो भी हम करते हैं, वो तो अपनी भी कमाई और मनसा सेवा द्वारा जो विश्व को चाहिए, वो भी जो आत्माएं तैयार है, उनको वो वाइब्रेशंस तो मिल ही जाती हैं। अभी तक भी कई आत्माओं को अचानक एक प्रेरणा आती है, बाबा के घर आकर के पहुंचती है, विश्व भर में, भारत में चाहे बाहर में। भारत की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती, वो छोटा बच्चा जैसे कि माँ बाप को ले आती है, ये सब बातें अभी भी चल रही है, बहुत पॉजिटिव बातें। तो योग का जो प्रयोग है, योग द्वारा हम कैसे वाइब्रेशंस द्वारा आत्माओं को बाबा के घर के नज़दीक ला सकते, वो भी प्रैक्टिकल कई एग्जाम्पल्स हैं।
आप सबका मेन फोकस है बाबा और श्रीमत और सेवा। आप लोगों का फोकस किसी और बात में नहीं है। बाकी अनेक और हैं जिनका फोकस कुछ अलग बातों में चला गया है, उसकी डिटेल में तो जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। परंतु उन्हों के अंदर भी ऐसे सुधार आए जो शक्तिशाली वातावरण मधुबन का, जो ब्राह्मण आते हैं वो प्रेरणा लेके जाते हैं, नए आते हैं वो अलग बात, परंतु जो ब्राह्मण है अभी बढ़िया चलेंगे तो उसमें अलग अलग वर्षों के हिसाब से ग्रुप्स आएंगे, तो उसमें चाहे नए वाले ग्रुप हो चाहे पुराने वाले ग्रुप हो, परंतु वो भी कुछ विशेष प्रेरणा लेकर के जाए। ये युद्ध जो चल रही है, कई बारी कोई ऐसे एक्सटर्नल बात आती है जिससे हमें प्रेरणा प्राप्त होती कि हमें और आगे क्या करना है। कभी कभी फिर ऐसे आता है कि नहीं ये तो लंबा समय तक चलेगा, परंतु वो जो कुछ भी हो, परंतु ये एक ज़बरदस्त घंटी बज रही है कि कोई भी समय कुछ भी हो सकता है। किसी को ये बिल्कुल संकल्प ही नहीं था कि ऐसे भयानक सीन हम सबके सामने आएंगे। तो जो बाबा कहते अचानक, रियली सब कुछ अचानक ही हो रहा, और किसी को भी बटन दबाने में देरी नहीं लगेगी। और एक बारी एक ने किया फिर तो समाप्ति का समय आ ही गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि कल होगा, एक वर्ष के बाद होगा, कब होगा। पहले से ही बता दिया था कि 26 खतरनाक होगा और 27 और ज़्यादा, और 28 वो एक बात की बिल्कुल बहुत समीप वो समाप्ति। परंतु मुझे आश्चर्य की बात ये भी लगती कि अभी रिसेंटली मार्च महीने में 3 हमारी मुख्य दीदियाँ चले गई। हाँ, तबीयत सुरेंद्र बहन की कुछ समय से ठीक नहीं थी और गीता बहन जी की भी कुछ समय से ठीक नहीं थी, परंतु एक्सपेक्ट नहीं था कि अचानक ही चले जाएंगे। परंतु कानन बहन को 1960 से मैं जानती थी, जब वो भी छोटी कुमारी, मैं भी छोटी कुमारी, परंतु कई बातें में वो सीन्स हमारे सामने आती हैं, तो उसका तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि अचानक ही वो चले जाएंगे। हम अपनी तैयारी क्या करें? एक तो मुझे लगता है कि आपके जीवन से और जो मधुबन वाली हैं उनको प्रेरणा मिले कि जो बाबा के कायदे बने हुए हैं उस अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं। ये बहुत कईयों को जो बड़े हैं उनको ये संकल्प चल रहा है। विदेश वाले भी जो हमारे आरसी मीटिंग वाले हैं उनके मन में भी कुछ न कुछ मधुबन का देख करके उनको क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई बाहर वाला मुझे कहेंगे तुम तो मधुबन में रहती नहीं हो तो तुमको क्या अधिकार है मुझे कहने का। तो हम किसी पर्सनल को नहीं कह रहे हैं, परंतु मुझे मालूम है कि जो एक दो में आपस में मित्रता भाव भी हो, और मित्रता भावना से भी कई बारी आप किसी को थोड़ा कह सकते कि ऐसे नहीं ऐसे। तो एक तो मुझे आप सबको देख करके और ये जो योग की फीलिंग थी उसके बाद मुझे लगा कि ये बात मैं आप लोगों को ज़रूर कान में डालूं। आप ध्यान रखेंगे तो औरों को वो प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी अभी क्या करना है। और दूसरा, जो आप लोगों का संगठित योग है उसका तो फायदा ही है, परंतु मधुबन में भी मुझे मालूम है कि दादी जानकी जब थे यहाँ पर मधुबन में कभी भी शाम का योग इकट्ठा नहीं मिस करती थी। तो दादी के पास यहाँ बैठे भी होते थे, दादी घड़ी देख करके बिल्कुल उठ के चप्पल पहन के हम लोगों से पहले दादी दरवाजे तक पहुँच जाती थी, मुझे भी योग में जाना है। हम लोग कहेंगे दादी ये बात अभी छोड़ो अभी छोड़ो, हम बिल्कुल दादी भागती थी। जैसे आप लोगों की हाजिरी से
औरों को भी आकर्षण होगा। मैं समझती वो भी कुछ यहाँ पर और मदद मिल जाएगी। और ये भी मैंने देखा है कि जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, जितना हमको वहाँ पर उस बात का ध्यान रहता, यहाँ पर सेंटर्स की बात मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं बहुत करके सेंटर्स पर तो नहीं होती हूँ यहाँ ही, परंतु मैंने देखा है कि यहाँ पर भी कम इसका कई बार महत्व होता। और जो संगठित योग है उसमें एक तो खुद की प्राप्ति, परंतु दूसरा मुझे लगता है कि जो एक संकल्प लेकर के बैठे, जो बाबा कई बार मुरलियों में कहता है, अव्यक्त मुरलियों में खास, कि एक संकल्प सारे ब्राह्मण परिवार का हो और योग की शक्ति ऐसी हो जो बिल्कुल उसके वाइब्रेशंस विश्व तक पहुंचते रहे। और वैसे तो कुछ भी प्रोग्राम्स बनती ही रहती हैं, परंतु ये 1978 से बिल्कुल मुझे याद है कि तब से ये शुरू हुआ, अप्रैल मास में ही बाबा के सीज़न, और तुरंत बाबा के सीज़न के बाद अप्रैल में उसी समय ये शुरू हुआ। तो ये उसका भी जितना हम महत्व रखेंगे उतना हमें भी फायदा। परंतु ये भी मैंने देखा है कि संगठित योग से जो आपस में संबंध बना रहता, उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाती। आप 1 घंटा संगठन योग में बैठो तो आपका आवाज़ भी उसके बाद थोड़ा चेंज होता, आपकी दृष्टि वृत्ति भी कुछ चेंज होती, और एक दूसरे के प्रति भी वो कुछ अलग ही भावना बनी रहती। आप लोगों का ये जो संगठन है, योग के कारण, योग से आपका इतना समीपता का संबंध है आपस में। परंतु ये मैं बात कह रही कि मधुबन के बड़े संगठन को भी उसमें अभी शामिल करें। ये आप लोगों ने अपने लिए बहुत अच्छा साधन बनाया है उन्नति का, परंतु औरों की भी बुद्धि थोड़ी नरम हो, जो और बातें ग्रहण कर सके। मैं समझती वर्ल्ड मेडिटेशन आवर का ये भी एक बहुत फायदा हो सकता। और ये तो आप मान ही लो, ड्रामा रुका हुआ ही है ब्राह्मणों के लिए। सब बातों की तैयारी है, सब बातें। तो यदि ड्रामा हमारे लिए रुका हुआ है, 60s में मैं जब बॉम्बे में प्रदर्शनी में देखने गई थी, आयु बहुत छोटी थी, 14-15 वर्ष की शायद, एग्जीबिशन नई इन्वेंशन निकली थी, 64 की बात है। रमेश भाई ने नई इन्वेंशन उस समय शुरू की थी। तो एक चित्र उस समय था, शायद आजकल अभी तक भी होगा, जिसमें दिखाते हैं कि सारा विश्व का गोला, एक मनुष्य का चेहरा उसमें था, परंतु वो ऑक्सीजन पर चल रहा है, हॉस्पिटल की बेड है और वो ऑक्सीजन पर चल रहा। तो शब्द नीचे इस प्रकार से थे कि ये है विश्व की हालत इस समय, ऑक्सीजन पर चल रहे हैं, बाकी तो उसके बाद और ही वो हम देखते हैं कि कितनी हालत विश्व की क्या हो गई है। मधुबन निवासी तो अपना लौकिक घर तो कब से छोड़ के यहाँ, उसको तो समेट के आकर के यहाँ बैठी हैं और सेवा में व्यस्त है। परंतु एक तो यहाँ पर अपने जो कई बातों में बुद्धि विस्तार में चली जाती, तो उसका जो बाबा शब्द कहते हैं व्यर्थ संकल्प, परंतु दूसरे शब्द में बाबा ने कहा समेटना। तो यहाँ पर हमारे समेटने का अभ्यास हो, जल्दी हम फुल स्टॉप किसी बात में लगा सके, ये बहुत ही आवश्यक है। जितना हम समेटते जाएंगे यहाँ की बातें, तो फिर उतना लेन देन में भी शॉर्ट एंड स्वीट, ये 2 शब्द आते ही हैं ऐसे, शॉर्ट एंड स्वीट। हम कल कुछ कार्यक्रम में गए थे, तो उन्होंने कहा था 1 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा, वो सचमुच
1 घंटे के अंदर हमको फ्री कर दिया। तो जो भाई लोग साथ में थे कहते थे शॉर्ट एंड स्वीट, तो शॉर्ट भी है, स्वीट भी है। तो हमारा जो लेन देन हो, आप लोगों ने देखा होगा, वही बात यहाँ बुद्धि में क्लियर बात है। तो जब हम बात करेंगे तो सहज ही किसी को हम समझा सकेंगे, बता सकेंगे। हमारे पास ये कंफ्यूजन है तो बहुत टाइम लगता है कोई भी बात को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। तो अपने संकल्पों को भी हम शॉर्ट एंड स्वीट बनाएं, ताकि मेरे पास हर बात की क्लैरिटी फास्ट जल्दी में ही वो हम समझ जाएं कोई बात को, और बाकी एक्स्ट्रा बातों को समेट लें। तो बोलने में भी वो शॉर्ट एंड स्वीट होगा, और हमारा उसमें जास्ती फिर जो एक दूसरे में हिसाब किताब जुड़े, वो मार्जिन कम होती। हम देते जाए बाबा के ज्ञान के धन की बातें, वो अच्छी बात, परंतु और बातों में फिर हमारा लेन देन रिड्यूस होता जाए। परंतु लाइफस्टाइल में भी ऐसे ही स्वीट एंड सिंपल, जितना सिंप्लिसिटी हमारे जीवन में होगी उतना ही हमारे लिए फायदा। क्योंकि अंत समय मुझे और कोई बात याद न आए, अंत समय यही याद रहे बाबा और घर, और कोई बात ध्यान में न हो। तो जितनी अभी ही बुद्धि जो बिखरी हुई है उसको हम समेटते जाएंगे। सेवा में भी कंडेंस्ड, जो वैसे टू मच बिखरा हुआ सेवा है उसको भी हम कंडेंस करते जाएं, सार में लाते जाएं। तो मुझे लगता है कि उससे खुद के लिए भी फायदा, परंतु आगे के समय के लिए भी तैयारी। भोजन की बातें हैं, उसमें भी हम देखें कि सार क्या है। विस्तार खूब है, परंतु उसमें भी सार। तो हर बात में जो बाबा ने ये शब्द कहा है, मैंने देखा है कि अव्यक्त बाप दादा कई बार एक शब्द में बहुत कुछ इशारा दे देता। जैसे जब बाबा ने 2017 में कहा समाप्ति का समय, सचमुच उसके बाद फिर दिसंबर में बाबा आए, वो पहले 20 दिसंबर में आए थे तो ये शब्द कहा। फिर लास्ट में तो बाबा ने ऐसे मौज मनाई सबके साथ, जो संगम युग सदा चलता रहे सबके मन में यही भावना। और फिर उसके बाद बाबा का आना हुआ ही नहीं। और जो दादी गुलजार उस समय जनवरी मास में, जनवरी 1 को ही दादी गई यहाँ से अहमदाबाद, फिर बॉम्बे, फिर वापस नहीं लौटी। और कभी भी हम ये नहीं सोच सकते थे चलो दादी बीच बीच में दिल्ली जाती है या बॉम्बे जाती है, परंतु 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 मास, उससे तो ज़्यादा तो नहीं। उस समय समाप्ति। तो अभी का जो शब्द था समेटना, वो भी दादी गुलजार के दिन पर ही। वो जो दूसरी बात भी बाबा ने अभी फिर 27 तारीख को दादी जानकी के दिन पर संदेश में बोला। बाबा एंजल शब्द फरिश्ता, फरिश्ता स्वरूप, लाइट का स्वरूप बाबा बताते रहे। बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई। आप यहाँ से ऊपर जाओ, बाप दादा के साथ, एडवांस पार्टी के साथ अपना वो जो लाइट का स्वरूप है वो धारण करके उनसे कभी भी जा सकते, कभी भी मिल सकते, परंतु वो अनुभव करके वो आप लाइट का स्वरूप यहाँ नीचे अपने साथ लेके आओ। और आप जितनी जितनी अपना वो फाइनल लाइट का स्वरूप सामने रख करके पुरुषार्थ करेंगे कि मुझे वही लाइट का स्वरूप धारण करके कर्म भी उसी में ही करना है, उसमें थकान भी नहीं होगी, परंतु ये प्रैक्टिस से आपकी स्थिति ऐसी बन ही जाएगी
फरिश्ता कैसे बने? प्रैक्टिस। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, वो प्रैक्टिस। और यदि वो प्रैक्टिस चलती रहेंगी वो बढ़ती जाएंगी, और उस प्रैक्टिस को बढ़ाने में फिर जिस समय इशारा मिलता है बस हम उड़ेंगे। और उड़ने से पहले जितना हमने ये प्रैक्टिस की होगी उतना औरों को भी हम देव भान से न्यारे की स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। तो सेवा बंद नहीं होने वाली है, बढ़ती ही जाएगी, परंतु तरीका अपनी स्थिति द्वारा, अपनी मनसा योग शक्ति द्वारा, अपने लाइट के स्वरूप के द्वारा। बाकी तो हर रोज हमें जो प्राप्ति हो रही है, आज तक भी बाबा बहुत पालना दे रहे हैं, परंतु बीच बीच में ये जो एक्स्ट्रा मिलता है उसमें भी बाबा के कई इशारे समाये हुए हैं। तो यदि इन 2 बातों का भी हम ध्यान रख करके मधुबन में विशेष इन बातों का अभ्यास करें तो औरों तक भी वो खुशबू पहुंचेगी, और फिर और तरफ भी वही उन्हों का इसी तरह से पुरुषारत रहेगा। बाकी ये तो बात है कि जो भी इस सीजन में आए हैं अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त करके गए हैं, चाहे यहाँ चाहे ऊपर में भी पांडव भवन, ज्ञान सरोवर। मेरा ऊपर जाना होता था बीच बीच में, तो विदेशियों से तो मिलना होता था। बाकी जो निवासी है वो सवेरे मुरली के समय ही मिलते थे, बाकी उसका एक्स्ट्रा नहीं हो पाया। परंतु मुरली के बीच में भी जिस तरह से इंटरेक्शन होता, वाइब्रेशंस से तो पता चलता। तो बाबा ने ये निर्विघ्न सारी सीजन को बहुत अच्छी तरह से हम सबको बहुत अच्छा अनुभव कराया है। तो मधुबन की स्थिति इन बातों पर ध्यान, परंतु उससे फिर खुशबू विश्व भर में भी, तो वो भी ऐसी ही पुरुषारत करती ही रहेंगे। बाकी दीदी बाहर जाती हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता मौसम का? हर जगह टूर करती कि या तो होगा वहाँ का प्रभाव हमारे ऊपर, या तो होगा हमारा प्रभाव उसके ऊपर। तो हमें अपनी स्थिति बाबा के संग से, बाबा साथ है, सर्वशक्तिवान बाप साथ है, तो कितना भी नेगेटिव एटमॉस्फेयर है हम उसको बदल सकते हैं। उसका प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े, परंतु हमारा उसके ऊपर पड़े। हम 2-3 जगह जहाँ जहाँ जाते थे वो कहते थे कि पहले तो बहुत गर्मी थी, अभी बारिश गिरी है तो ठंडक आ गया है। स्थूल सेवा तो हम सभी करते हैं मधुबन में, सभी आपको लेते हैं कि हमसे लोग प्रेरणा ले। और हम लोग देखते थे दादियों को खास करके शक्ति बनाते हैं तो दोनों दादी की आती है कि जानकी दादी से ज़्यादा देखते थे कि उनकी वृत्ति इतनी पावरफुल थी, सबको प्रभाव पड़ता था। गुलजार दादी से दृष्टि का ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। एक तरह से वो सेवा करती थी, पालना करती थी इन दोनों से, दोनों दादियाँ। हम लोग स्थूल सेवा के साथ साथ जैसे प्रेरणा देने की, तो हम विशेष करके लगता है लास्ट समय है तो ये सब भी हमारे पास चांस होता है कि दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से। तो इसको और कैसे बढ़ाएं, किस तरह से करें, सेवा को और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें कुछ ऐसे कोई अनुभव आपका हो? अभी रिसेंटली किसी ने मेरे से वृत्ति के लिए पूछा, तो वो कहती है कि मुझे मालूम है कि मुझे अपनी वृत्ति को साफ रखना है और मैं कोशिश करती हूँ, परंतु फिर बीच बीच में ऐसी कोई व्यक्ति 1-2 ही होते हैं जिसके साथ थोड़ा बहुत जहाँ टेंशन होता, तो कहती है कि वो फिर सामने आती हैं तो फिर मैं चाहती नहीं हूँ, परंतु फिर भी ऐसे लगता है कि कुछ टेंशन है और मन में उन्हों के प्रति कुछ अलग संकल्प चलते। तो आप सोचो कि वृत्ति बनी कैसे? बहुत समय से जो संकल्प चले हैं उसका हम स्मरण कर रहे हैं। स्मरण वैसे तो शुद्ध संकल्प के लिए हम कहेंगे, परंतु मानो इस बहन का ये प्रश्न था कि दूसरी बहन अभी तक वह ऐसी ही चलन चलती जो
वो मेरे पास वही बात सामने आती है। परंतु बाबा ने जो आजकल की मूल्यों में सिखाया है कि वो कैसे भी हो, परंतु मुझे अपने ऊपर जो ध्यान रखना चाहिए, मुझे शुभ भावना, शुभ संकल्प उसके प्रति किस तरह से हो, स्पेशलिटीज देखना, कोई और बात न देखना, वो मेरा पुरुषार्थ है। वो कुछ भी करे उसका हिसाब किताब भगवान के साथ है, वो जाने भगवान जाने। परंतु मुझे अपनी क्या संभाल करनी है कि मैं गहराई से अपने सिमरन को चेंज करूं। किसी मनुष्य के प्रति मुझे और कुछ भावना न हो, शुभ भावना हो, तो उसमें मेरा ही फायदा। क्योंकि जो सिमरन में होता फिर वो स्मृति में आता, और स्मृति से फिर बनती है वृत्ति, और वृत्ति का वायुमंडल के साथ कनेक्शन। तो वो वृत्ति होगी तो उसके पास वो पहुंचता है जरूर। तो हमको अपनी वृत्ति को चेंज करने के लिए किस बात का मेरा चिंतन चल रहा है, किस बात का मैं सिमरन कर रही हूँ, उसको चेंज करना होगा। वो बातें मुझे ध्यान पर रहे। कोई भी एक टॉपिक है उसको मैं लेकर के बिल्कुल अच्छी तरह से गहराई से उसको मैं प्रैक्टिस करूँ। और उसमें ये भी बात आती है कि जितना हम अपने अंदर की जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस कारण से मेरी वृत्ति चेंज हो जाती, इसके अंदर कौन सी ऐसी बात है जिसका यदि मुझे ध्यान आ जाता और मेरी स्थिति को वो बात हिला लेती। उसमें भी हम कहेंगे बाहर का हमारे ऊपर असर, न कि मेरा उसके ऊपर असर। वो वृत्ति चेंज हो गई तो उसमें दृष्टि भी चेंज हो गई और मेरा फिर व्यवहार भी चेंज हो जाएगा। आहार क्या लेती हैं आप? मैं जानती हूँ कि जब मेहमान होते हैं घर में तो इनमें एक्स्ट्रा चीज़ें बनती ही है, परंतु उस समय भी यदि मुझे अपने को संभालना है कि मेरा भोजन सिंपल रहे। एक बारी दादी ने कहा था कि जो दादी का खर्चा है, कहती थी कि भारत में जो गरीब से गरीब होगा, मैं समझती मेरा पर्सनल जो खर्चा है उस अनुसार ही है। तो खाने का भी जो बहुत एक्सपेंशन हो जाता है उसमें भी बहुत बुद्धि जाती, और यदि कोई चीज़ नहीं मिलती तो फिर उसमें भी फिर बुद्धि चलती। परंतु अपने लिए 10 चीज़ें हो तो मुझे क्या लेना है, मेरी तबीयत का भी ध्यान और फिर मेरे मन का भी ध्यान। कोविड के समय अच्छी सभी ने टेस्ट पास की। कितने दिनों तक मैं समझती आलू और पेठा और कद्दू ये 3 चीज़ें थी। तो वैरायटी उसको बना करके सबके लिए होता था, परंतु वो भी एक जैसे कि छोटी सी ट्रायल। परंतु रियलिटी में भी वो समय भी आएगा जब 10 चीज़ें तो मिलेंगी ही नहीं, तो उस समय मैं कौन सी बात मिस करती हूँ। तो जीव रस भी जो होता है, जो बाबा कहते हैं इंद्रिय जीत, तो आंखें, कान, मुख, इन सब के ऊपर जीत। तो हर बात की प्रैक्टिस, रिहर्सल। दीदी, बाबा मुरली में कभी कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, फिर कभी कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। दोनों समान है या कुछ अंतर? देवभान उसके कॉन्ट्रास्ट में बाबा बता रहे हैं, देही अभिमानी। और बिल्कुल आप अपने को खुद को देखो कि जिस घड़ी देवभान में है, आंखें क्या काम कर रही है, मुख क्या काम कर रहा है, दिमाग क्या काम कर रहा है, और फिर जब देही अभिमानी है उसका बिल्कुल अलग उसका स्वरूप है। तो हमको कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए बाबा ये बात बता रहे हैं। और आत्म अभिमानी, जितना जितना हमने आत्म स्मृति का अभ्यास किया होगा, जब आप बैठेंगे तो 1 सेकंड में बाबा के साथ संबंध जुड़ जाएगा। यदि वो अभ्यास नहीं किया है तो फिर टाइम लगता है अपनी बुद्धि को सब बातों से समेट कर फिर धीरे धीरे बाबा की बातें याद आए।
परंतु आत्म समृद्धि उसमें कॉन्ट्रास्ट बाबा नहीं बता रहे हैं, परंतु ये हमारी नेचुरल बन जाए। सतयुग में आत्म समृद्धि रहेगी, परमात्मा की तो जरूरत नहीं, परंतु आत्म समृद्धि। तो जितना जितना वो नेचुरल होता जाएगा, देही अभिमानी स्थिति से हमारी बिल्कुल आत्म समृद्धि। और हमारा तो उसमें भी हम कोशिश कर रहे थे कोई ऐसा टाइम मिले जिसमें सबको सुविधा हो, परंतु डे एंड नाइट का डिफरेंस हो जाता। अभी मानो जैसे कि ये टाइम है तो सुबह का टाइम हो गया सैन फ्रांसिस्को में, वेस्ट कोस्ट में। अभी उनका दिन आरंभ हो रहा है और कारोबार शुरू हो रही है, तो टाइम डिफरेंस के कारण थोड़ी सी वो दिक्कत हो जाती। तो और उस समय बाबा से ये पूछा गया था, अव्यक्त बाबा से, कि हम जो अमृत वेला कहते हैं ये शुरू की बात 74-75 की बात, क्योंकि वहाँ पर लोग मेरे से पूछते थे। मेरी दादी से पूछा तो दादी ने फिर दादी गुलजार से बात की, तो बाबा का उत्तर था कि 4 बजे का जो योग है वो अपना लोकल टाइम पर करो। भारत में कौन सा टाइम है वो अलग, आप भारत के टाइम अनुसार करेंगे तो आपको मिडनाइट हो जाएगा, परंतु आप अपने टाइम अनुसार करो तो वो सहज होगा। अव्यक्त बाप दादा की जब पधरामणी यहाँ होती तो आपने भी देखा होगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में तो भी उस समय सब आते थे सेंटर पर बाबा के लिए खास, परंतु कंसिस्टेंट रीति से हर रोज कुछ हो, सबसे सहज तो अपना लोकल टाइम का हो जाता। और जैसे भारत में ये 7 से 7:30 तक और 4 बजे का तो है ही, परंतु 7 से 7:30 बजे तक भी मैं समझती सब सेंटर्स पर इस बात का ध्यान रहता। घरों में भी जो अपने घर में भी रहते हैं भाई बहन, वो भी इस टाइम का खास समय ध्यान रखते। हम फर्स्ट टाइम जब मधुबन आई थी 1982 में, फर्स्ट टाइम भारत में था, फर्स्ट टाइम मधुबन में था। तो जब हम आते थे तो ऐसा लगता था कि सचमुच यहाँ तो देवता ही रह रहे हैं। इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि हम खींच जाते थे, और जाने के समय में थोड़ा आंसू आते थे कि हमको तो यहाँ ही रहना है। सभी को लोग मधुबन वालों को देख के इतनी खुशी होती थी, ये तो योगी बन गए, इतनी ऊंची अवस्था इन्होंने प्राप्त की जो मधुबन में उन को रहने को मिलता है। उस समय हम ये सोचते थे। और फिर 1985 में जानकी दादी ने, तब फॉरेंसी सब पूरा हो गया, बड़ी दादी को मेरे को सौंप दिया कि इनको यहाँ की हवा लग जाए। तब राजू भाई को याद है कि नहीं, बड़ी दादी ने मेरे को आपके ऑफिस में सेवा के लिए रखा था, आपको याद है? 1985 में पांडव भवन में, जो अभी कॉन्फ्रेंस ऑफिस है। तो फिर उस समय राजू भाई हमको सेवा देता था, पूरा संभाला। कुमारी थी तो यहाँ की हवा लग जाए। तो मैं अभी देखती हूँ कि सचमुच अभी जो लोग आते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वो बाबा ने भी कहा, क्योंकि सारी स्पॉटलाइट मधुबन निवासियों के ऊपर है, हाँ? सब मधुबन निवासियों को देखते हैं। तो एक जो सैंपल और एग्जाम्पल जो बाबा चाहते हैं, इस प्रकार से जो भी आते हैं तो वो फीलिंग लेके जाए, जैसे हम लोगों ने शुरू में वो फीलिंग लिया कि यहाँ तो सिर्फ योगी लोग ही रह सकते हैं। तो सचमुच शक्ति भवन में लोग आते हैं तो हम वही, जैसे बाबा ने भी उस दिन बोला कि आपकी विजन से, आपकी दृष्टि से सेवा करनी है। अभी लोग सुनना भी कम चाहते हैं, वो देखते रहते हैं, और वो उन लोगों को वो फीलिंग चाहिए, क्योंकि अभी जो दादियाँ नहीं है, दादा ही नहीं है, सेकंड नंबर भी बहनें जो जल्दी जा रही है, तो भी लगता है कि सचमुच, क्योंकि मेरे को भी 20 years हो गया मधुबन निवासी, तो हमको भी उस प्रकार से
उनको मिसिंग महसूस ना होए, ऐसे नहीं लगे कि उनको बड़े नहीं है तो थोड़ा स्थिति को भी हमारे ऊपर नीचे देखे, ऐसे नहीं लगे। तो मैं यही, ये ग्रुप बहुत बढ़िया है। योगी तो आत्माएं हैं। अच्छा बहन, आप मुरली कब सुनाएंगी? हाँ, दादी मुरली सुनाती थी, आप कब सुनाएंगी? हाँ, मेरी इच्छा तो है, लेकिन मेरे को हिंदी नहीं आती। अच्छा है। ओम शांति। उसमें तो दादी ही भेजती थी सबको, जाओ राजू के ऑफिस में सेवा करो। बंदा ये सब छोटे छोटे थे, तो हम सबसे टिकट लगवाते थे। और टिकट बाबा भी अव्यक्त बाप दादा आते थे, तब हमको हिंदी नहीं आती थी, तो राजू भाई तुरंत वो सुनते थे, इनको ये बोला, तो मेरे पास अभी भी वो छोटी स्लिप है जो राजू भाई ने टाइप करके दिया।